Good morning students, how are you? You are welcome to CR International Online Classes। आपका हिंदी मीडियम के अंदर असाइनमेंट नंबर 57, इंग्लिश के अंदर असाइनमेंट नंबर 40। टॉपिक आपका है सोशल अनरेस्ट, सामाजिक असंतोष इसे कहा जाता है, लेसन नंबर 6 से। इसमें हम सामाजिक असंतोष का यहाँ पे क्यों जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि सामाजिक असंतोष कोई एक दिन की बात नहीं होती है। ये एक लंबी अवधि तक अगर किसी एक वर्ग को परेशान किया जाता है, बहुत ज़्यादा उसे तंग किया जाता है, तो उसका परिणाम सामाजिक असंतोष होता है। हमारे अपने देश से हम इस चीज़ का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे 1857 की क्रांति के समय हमारे यहाँ के सैनिकों के साथ भेदभाव हुआ, किसानों के साथ हुआ, राजाओं के साथ हुआ, हमारी जो देसी रियासतें थी, तो सबने परेशान होकर सामाजिक असंतोष का जवाब 1857 की क्रांति के रूप में प्रदान किया। तो उसी तरीके से सोशल अनरेस्ट यूरोप के अंदर जिस तरह की सामंतवादी व्यवस्था और लॉर्ड का शोषण और वहाँ के सामंतों का जिस तरीके से ज़बरदस्ती जोर ज़बरदस्ती टैक्स कलेक्शन करना, वो सब मिल करके सोशल अनरेस्ट पैदा करते थे। इनकम ऑफ द लॉर्ड्स वाज बैडली हिट। लॉर्ड की इनकम बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो गई थी, उसकी इनकम कम हो गई थी क्योंकि कृषि की उपज कम हो गई। इस वजह से उनकी आय कम हो गई, क्योंकि वो डायरेक्टली कृषि से प्राप्त उपज से ही अपनी इनकम जोड़ पाते थे। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वैल्यू कैम डाउन, और कृषि की उपज के मूल्य भी घट गए, यानी किसान को भी घाटा हुआ, तो किसान को घाटा होने से डायरेक्टली जमींदार को भी घाटा हुआ। गिव अप मनी कॉन्ट्रैक्ट्स, उन्होंने जो समझौते किए हुए थे, जैसे लॉर्ड का दूसरे लॉर्ड के साथ या अपने अधीनस्थ लॉर्ड के साथ, उससे जो सबॉर्डिनेट लॉर्ड होते थे उनके साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट थे या किसानों के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट थे, उन समझौतों की देनदारी या फिर जो पैसा उन्हें मिलना था उन सबको रिजेक्ट करके उन्होंने कैंसिल कर दिया। इससे इसका मकसद सिर्फ एक था, क्योंकि वह पहले के समझौतों को लागू नहीं रखना चाहते थे, वो उन्हें बदलना चाहते थे। और अभी कुछ ही समय पहले मनी कॉन्ट्रैक्ट्स की जो व्यवस्था थी वो अभी हुई थी, ज़्यादा समय नहीं हुआ था। एजुकेटेड पीजेंट्स एंड प्रोस्पेरस पीजेंट्स अपोज्ड इन 1323, पढ़े लिखे किसान और आत्मनिर्भर किसान जो अपना गुजारा खुद कर सकते थे, आत्मनिर्भर यानी जो समृद्ध थे, तो इस तरह के किसानों ने सबसे पहले विद्रोह करना शुरू किया। 1323 के अंदर फ्लैंडर्स में विद्रोह हुआ, 1358 के अंदर फ्रांस में विद्रोह हुआ, 1381 में इंग्लैंड में विद्रोह हुआ। तो ये तीनों विद्रोह के रीज़न जो हैं सिर्फ एक ही वजह रही कि जो आत्मनिर्भर तबका है किसानों का, उन्होंने विद्रोह किया। द पीजेंट्स एंश्योर्ड दैट फ्यूजल प्रिविलेज ऑफ अर्लियर डेज कुड नॉट री इन्वेंटेड। किसान क्या चाहते थे कि कहीं दोबारा से सामंतवादी व्यवस्था दोबारा से लागू ना हो जाए, उसको किसी भी हाल में उसे रोकना चाहते थे। ये सब वो उन्होंने बताया। तो सामाजिक असंतोष का मेन रीज़न यहाँ ये है, कोई डर या भय किसानों के मन में अब नहीं था, व्यवस्था के खिलाफ वो आवाज़ बुलंद करना चाहते थे। और उनका कहना ये था कि अब शोषण जितना हो चुका उससे ज़्यादा हमारा नहीं होना चाहिए। जो टैक्स कलेक्ट करने का जो तरीका था वो उसको अवैध मानते थे। उनका कहना था कि इसको और कम किया जाना चाहिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो भंग किए गए थे, मनी कॉन्ट्रैक्ट जो थे, वो भी किसानों के खिलाफ जा रहे थे, इसलिए किसानों ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया। उनको लग रहा था कि कहीं ये दोबारा से उसी व्यवस्था पे तो नहीं ला रहे हैं हमें, कहीं पुरानी सामंतवादी व्यवस्था तो लागू नहीं होने जा रही है। और उनकी जो दास्ता के दिन थे वो उन्हें याद थे, उनको गुलामी के दौर में वापस नहीं लौटना चाहते थे। जैसे हमने आपको पढ़ाया था स्वतंत्र किसान और दास किसान, तो उस दर्जे के अंदर ये दोबारा से उसे लौटना नहीं चाहते थे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटिकल चेंज, जो है राजनीतिक बदलाव। किस किस तरह के राजनीतिक बदलाव उस समय आए, उनके अंदर सबसे पहला राजनीतिक बदलाव, यूरोपियन किंग्स स्ट्रेंथन्ड देयर मिलिट्री एंड फाइनेंशियल पावर। यूरोपीय राजाओं ने अपने आप को शक्तिशाली बनाया, आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से, दोनों ही तरीके से उन्होंने सैन्य दृष्टि से और वित्तीय दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से अपने आप को शक्तिशाली बनाया। इसके अंदर उन्होंने आगे क्या किया
कि इसके लिए उन्होंने पावर को अपने हाथ में लिया। जो उनके अधीन जितने भी लॉर्ड्स होते थे या उनके नीचे के जो छोटे लॉर्ड्स होते थे, उन सबको अपने होल्ड में पूरी तरह से जकड़ कर रखा। न्यू मोनार्क्स लुईस 11 इन फ्रांस, लुईस 11 का शासन फ्रांस में चल रहा था। मैक्सिमिलियन का शासन ऑस्ट्रिया में चल रहा था। हेनरी 7 का शासन इंग्लैंड में, इसाबेल का शासन और फर्डिनांड का शासन स्पेन के अंदर। ये नए मोनार्क्स थे जो यूरोप के अंदर अब शासन सत्ता इन्होंने संभाली। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपनी सेना को परमानेंट रखा, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन सेना का था उसको परमानेंट करके रख दिया। अब उन्होंने अब सेना का गठन रखने से अब उनका दबाव दूसरे राज्यों पर भी होता था, दूसरे राज्य का हमला भी नहीं होता था, और आंतरिक क्षेत्र से अगर कभी विद्रोह हो सकता था तो उसको दबाना भी वो इफेक्टिव तरीके से जानते थे। ये पुरानी सामंतवादी व्यवस्था नहीं थी कि एक लॉर्ड दूसरे लॉर्ड पर डिपेंड कर रहा है, नाइट पर डिपेंड कर रहा है, ऐसा नहीं था। इन्होंने परमानेंट आर्मी रखनी स्टार्ट कर दी और इन्हीं सभी शासकों ने परमानेंट आर्मी रखी, चाहे वो फ्रांस के शासक हों लुईस 11, मैक्सिमिलियन ऑस्ट्रिया, हेनरी 7 इंग्लैंड, इसाबेल फर्डिनांड स्पेन, इन सब ने परमानेंट आर्मी रखनी स्टार्ट कर दी। उनको वेतन देते थे और क्योंकि इनके पास में टैक्स ये ज़्यादा वसूल करते थे, इनके पास में इनकम के सोर्स बढ़ गए और उन्होंने आर्मी के अंदर गोलियां, गोला बारूद, हथियार या उनकी पोशाक, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी और इन्होंने परमानेंट आर्मी को एक मजबूत स्थिति तक पहुंचाया और उसी के बल पर अपने साम्राज्य का विस्तार भी इन्होंने किया। इसके बाद और अगला काम क्या किया, एक तो सेना का गठन किया, अगला किया ब्यूरोक्रेसी का, यानी अधिकारी वर्ग। जैसे कि आज के समय हमारे इंडिया के अंदर आईएएस आईपीएस वर्ग हमारी ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेट्स कितने अहम होते हैं आप अच्छे से जानते हो। किसी भी देश के शासन प्रशासन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अहम कड़ी होते हैं। अगर मंत्रियों के जिम्मेदारी के रूप में या मंत्रियों पर ही भरोसा रख लिया जाए तो अगर ये प्रशासनिक जो अधिकारी हमारे सहयोग ना करें तो व्यवस्था खत्म हो जाएगी, यानी किसी तरह की कोई व्यवस्था ही नहीं रह जाएगी। कई बार देखने में आता है कि कुछ अनपढ़ मंत्री विभागों के मुखिया बन जाते हैं, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो उनको दिशा निर्देश देते रहते हैं, उनको जानकारी प्रदान करते रहते हैं, तब वो काम कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो है ब्यूरोक्रेसी, इसने भी अपना काम स्टार्ट किया। सबसे अपर लेवल पे सीनियर ब्यूरोक्रेसी होती थी, उसके बाद जूनियर और मीडियम, बीच के अंदर मीडियम ब्यूरोक्रेट होते थे। यानी सब अधिकारियों का एक वर्ग दूसरे वर्ग को अपने नियंत्रण में रखता था और काम प्रॉपर तरीके से होता था। इसके बाद नेशनल टैक्सेशन, पूरे जैसे इंडिया के अंदर जीएसटी जो सिस्टम है, इस तरह का उन्होंने उस समय पे नेशनल टैक्सेशन लागू किया। पूरे देश के अंदर एक ही कर प्रणाली लागू होगी और वो सारा पैसा इनके पास जाता था। इसके बाद आगे एग्जांपल्स देखिए, स्पेन एंड पोर्टुगल बिगेन टू प्ले रोल इन यूरोपियंस एक्सपेंशन ओवरसीज। समुद्र पार के क्षेत्रों में जाकर के व्यापार करने में सबसे ज़्यादा महारत, सबसे पहले महारत हासिल करने वाले देश स्पेन और पुर्तगाल रहे, जिन्होंने वहाँ जाकर के अपने व्यापार को मजबूत बनाया, दूसरे देशों के साथ में व्यापार को मजबूत बनाया और विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान उन्होंने किया। जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल के रूप में देखना चाहें तो स्पेन और पुर्तगाल ही वे देश हैं जिन्होंने सबसे पहले साउथ अमेरिका महाद्वीप के अंदर वो लोग पहुँचे और इंडिया के अंदर भी वही लोग पहुँचे। जैसे कि यूरोप के हम जानते हैं उसका वास्को डे गामा, जो कि पुर्तगाली नाविक था, हमारे इंडिया के अंदर आया था 1498 को। इसी तरीके से कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। उससे पता चलता है कि स्पेन और पुर्तगाल ने समुद्र पार के क्षेत्रों के साथ में व्यापार और संबंधों को मजबूत बनाने में बहुत अहम भूमिका अदा की। इनको देखते हुए यूरोप के बाकी देशों के लोग भी बाहर जाकर के व्यापार करना अपने लिए ठीक मानने लगे और फायदेमंद मानने लगे। हमारे देश का, अपने इंडिया का भी पुराने समय से मसालों, गरम मसालों का जो व्यापार है, चाय का जो व्यापार है, वो बहुत पुराने समय से हम दूसरे देशों के साथ में करते आए हैं। इसके बाद आगे है इसके बाद लॉर्डशिप एंड वैसलेज सिस्टम एंडेड। अब जैसे ये सिस्टम, एक सेना का संगठन कर लिया गया, कर प्रणाली, नेशनल जो टैक्सेशन सिस्टम लागू हो गया, ब्यूरोक्रेसी लागू हो गई। अब उसके बाद में व्यापार दूसरे देशों के साथ में जोड़ लिया गया तो मजबूत आर्थिक हालात हो गए। अब सामंतवाद का सिस्टम यानी लॉर्डशिप और वैसलेज प्रथा, जिसके अंदर एक सीनियर लॉर्ड अपने से अधीनस्थ लॉर्ड को अपना गुलाम बनाने के लिए, परमानेंट गुलाम बनाने के लिए, वफादार बनाए रखने के लिए कुछ उस पर शर्तें थोप देता था, तो वो सब चीज़ें खत्म हो गई।
स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो धीरे धीरे गति से जो आर्थिक विकास हो रहा था, अब उसने एक मौका दिया, एक चांस दिया इन शासकों को अपने आप की और ज़्यादा मजबूती प्राप्त करने में। एंड हैड गिवन द फर्स्ट चांस टू किंग टू इंक्रीज देयर कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज। इन्होंने सभी संसाधनों पर, जितने भी संसाधन उनके अपने राज्य में थे, उन सभी संसाधनों पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। और इन्होंने क्या, पावरफुल सब्जेक्ट, जितने भी शक्तिशाली कोई भी चीज़ें हैं, जैसे सेना है या देश के अंदर जैसे बड़े बड़े अधिकारी हैं या बड़े बड़े सामंत जो हैं, जो भी सिर उठाना चाहते थे, उन सबको इन्होंने जोर जबरदस्ती दबा दिया, क्योंकि सेना की कमान इनके हाथ में थी। सेना के नियंत्रण की वजह से अगर कभी भी आंतरिक रूप से या बाहरी तरीके से कभी भी चुनौती मिली हो तो इन्होंने उसे बहुत इफेक्टिव तरीके से दबाया। तो ये सफल हो गए उसमें। इंक्रीजिंग टैक्सेस सपोर्टेड किंग, और जो टैक्सों, जो भी जितने भी टैक्सेस थे उनकी दर बढ़ती जा रही थी, और बढ़ते हुए टैक्स की वजह से ज़्यादा पैसा राजा के पास आ रहा था, इसलिए राजा को इससे सपोर्ट मिल रहा था। तो इसके अंदर ये दोनों टॉपिक आपका फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। देखिएगा बेटा, सोशल अनरेस्ट का मतलब होता है इनकम ऑफ लॉर्ड बिल्कुल पूरी तरह से बैडली हिट, बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो गई, क्योंकि किसानों की इनकम कम हो रही थी तो इनकी भी इनकम कम हो गई, क्योंकि डायरेक्टली ये लोग उन्हीं से जुड़े हुए थे। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के वैल्यू कम हो गई। मनी कॉन्ट्रैक्ट्स लॉर्ड्स ने, सभी ने मिल करके, जो सामंतवादी शासन के अधीन अपने आप को सब कुछ समझते थे, उन्होंने अपने मनी कॉन्ट्रैक्ट्स फाड़ दिए। एजुकेटेड पीजेंट्स जो थे, प्रोस्पेरस पीजेंट्स जो थे, उन्होंने आगे बढ़ चढ़ करके नेतृत्व प्रदान किया और कई जगह पर आंदोलन किया। उस विद्रोह के अंदर 1323 के अंदर फ्लैंडर्स में, 1358 में फ्रांस में, 1381 में इंग्लैंड के अंदर उन्होंने विद्रोह किया। विद्रोह करने का मकसद एक था कि जो कर प्रणाली थोपी गई है वो गलत है, और ऊपर से प्रेशराइज और किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, वो गलत है। पीजेंट्स एंश्योर्ड दैट द फ्यूजल प्रिविलेजेस ऑफ पीएलआर डेज कुड नॉट री इन्वेंटेड। किसान सिर्फ यही चाहते थे कि कहीं सामंतवादी व्यवस्था को फिर दोबारा से नवीनीकृत करके तो नहीं यहाँ पे लागू किया जा रहा है, किसी भी तरीके से उसको पुरानी व्यवस्था को दोबारा से लागू नहीं होने देना चाहते थे। वे अपनी दास वाली व्यवस्था में फिर दोबारा लौटना नहीं चाहते थे। अगले क्वेश्चन के अंदर यूरोपियन किंग्स स्ट्रेंथन देयर मिलिट्री एंड फाइनेंशियल पावर। वे राजाओं ने या नए मोनार्क्स ने यूरोप के अंदर वित्तीय शक्ति और सैन्य शक्ति को अपने नियंत्रण में लिया। कुछ मोनार्क्स का यहाँ पे जिक्र किया गया है। पहले मोनार्क्स का नाम है लुइस 11 फ्रांस से, मैक्सिमिलियन ऑस्ट्रिया से, हेनरी 7 इंग्लैंड, इसाबेल और फर्डिनेंड स्पेन से। इसके बाद इन्होंने क्या काम करके क्या दिखाया, इनका काम क्या था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडिंग आर्मी। इन्होंने एक सेना का, एक मजबूत सेना का गठन करके दिखाया, क्योंकि मजबूत सेना आंतरिक रूप से विद्रोह को, चुनौती को भी दबा देती है, और बाहर से हमला होता है तो उसको भी रोक देती है। साम्राज्य विस्तार के अंदर भी बहुत ज़्यादा मददगार होती है। ब्यूरोक्रेसी, ये किसी भी प्रशासन की रीढ़ की हड्डी होते हैं, तो इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को लागू किया। बड़े अधिकारी, फिर उससे छोटे अधिकारी, फिर उससे छोटे अधिकारी, पिरामिड सिस्टम लागू किया गया। नेशनल टैक्सेशन सिस्टम, पूरे देश के अंदर एक ही कर प्रणाली को लागू किया गया। स्पेन और पुर्तगाल ने आगे बढ़ करके यूरोपीय महाद्वीप के अंदर दूसरे देशों के साथ में व्यापार करने के अंदर पहल की, और सामंतवादी समाज के और वैसलेज प्रथा का पूरी तरह से समाप्ति हो गई। और धीरे धीरे जो इकोनॉमिक जो सोसाइटी, इकोनॉमिक जो ग्रोथ हो रही थी, धीरे धीरे इकोनॉमिक जो ग्रोथ थी, वो उन्होंने एक चांस प्रदान किया राजाओं को अपने हाथ में सभी तरह की शक्तियों का होल्ड प्राप्त करने के लिए, नियंत्रण प्राप्त करने के लिए। तो उन्होंने सभी शक्तियों को अपने अंडर कंट्रोल कर लिया। और इसके अंदर सबसे बड़ा जो फायदा मिला, जो टैक्सेस बढ़ते जा रहे थे, उससे राजाओं के पास में और ज़्यादा शक्तियों के स्रोत इकट्ठा हुए, और जिन भी क्षेत्रों से राजाओं को चुनौती मिलती थी उनको उन्होंने बहुत इफेक्टिव तरीके से दबाया। बाहर से हमला हुआ तो उसको भी कंट्रोल किया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सामाजिक असंतोष, और ये आपका टॉपिक नंबर 2 ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होते हैं। धन्यवाद।